पिछले वीडियो में हमने डीएनए का रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया था और डीएनए का रेप्लिकेशन में हमने क्या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन समझा था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन है। और उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन भी देखा था नाइट्रोजन के आइसोटोप्स वगैरह को यूज करके, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप्स को यूज करके। अभी इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, नॉर्मली जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस रहता है वो दो मेजर बोला जाए कि पार्ट में परफॉर्म होता है। एक रहता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में एक छोटा सा पार्ट रहेगा वो है ट्रांसलोकेशन, तो हम ट्रांसलेशन में ही देख लेंगे। लेकिन मेनली दो पार्ट में परफॉर्म होगा, एक हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा होता है ट्रांसलेशन। तो इस वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन देखेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर में आने के चांसेस है, तो दोनों को ही हमको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह है वो सब मैंने मतलब कितने पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड होने चाहिए वो सारी बातें मैंने अंडरलाइन वगैरह कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट वगैरह से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पर वही बात है कि प्रोटीन सिंथेसिस में, तो प्रोटीन सिंथेसिस अपने अंदर दो मेजर प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर यही चीज है। देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा एक बोला जाए प्रोसेस है जो अपने अंदर दोनों को इंक्लूड कर लेता है। यानी सिंपली मैं बोलूं, डीएनए से पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स बनने के जो पूरा एक प्रोसेस है उसी को आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। यानी डीएनए से, देखिए डीएनए से पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स बनने के, मतलब पॉलीपेप्टाइड एक पूरी चैन बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। उसमें बीच में मतलब एक बोला जाए कि एक इंटरमीडिएट का काम कौन करता है, तो इंटरमीडिएट का काम आपका एमआरएनए करता है। कि मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप देखेंगे कि सबसे पहले डीएनए से एक एमआरएनए का सिंथेसिस होता है और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स का सिंथेसिस होता है। तो डीएनए से जो एमआरएनए बनने का प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने का, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन बनने का जो प्रोसेस है वो है आपका ट्रांसलेशन। इसके अलावा और कुछ बातें देखिए, यहां से मतलब डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो आप भी उतना ही ध्यान दीजिए। डीएनए जो रहेगा, मतलब डीएनए से जो एमआरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस में परफॉर्म होता है, और एमआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनने का मतलब प्रोसेस है, यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिए। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में परफॉर्म होता है, जबकि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए के स्ट्रैंड का यूज करके हम एमआरएनए का सिंथेसिस करेंगे, और ट्रांसलेशन में क्या होगा, एमआरएनए के हेल्प से हम पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब फॉर्मेशन करेंगे। तो ये सबसे पहली बात हो गई। मतलब आपको अगर पूछा जाए, अब तक हमने केवल दो चीज देखा है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, तो उसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या इन्वॉल्व होता है, सबसे फर्स्ट एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। फिर हम लोग ने सेंट्रल डोग्मा को समझा है। जितना चीजें हैं बस उतना ही क्लियर करते रहिए, फिर आगे हम लोग भी मतलब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और हमको भी ऐसा मतलब हम भी उतना चीज क्लियर कर लेंगे कि हमको लगेगा कि हाँ कुछ तो हमने भी मतलब सीखा है। सेंट्रल डोग्मा हमने क्या देखा है, सेंट्रल डोग्मा एक प्रोसेस है जो क्या होता है, मतलब डीएनए से क्या फॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है आपको कि इसमें एक मतलब एमआरएनए जो है वो इंटरमीडिएट का काम करता है। चलिए अब ट्रांसक्रिप्शन पे बढ़ते हैं, तो एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं जो ये पॉइंट्स अंडरलाइन है वो पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, वो एक एक पॉइंट्स को समझेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर अपना जो मतलब एक बार पूरा अच्छे से सब कुछ रीडिंग करेंगे, देखेंगे कोई पॉइंट अपने से छूट नहीं जा रहा है। अगर कोई पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा या रिलेवेंट रहेगा तो उसको भी क्लियर कर लेंगे, और फिर हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन में बोल दिया है कि ओनली वन स्ट्रैंड, यानी कि हमारा जो पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसमें डीएनए के दो स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड जो रहता है उसी का हम लोग यूज करते हैं। और जिस स्ट्रैंड का आप यूज करते हैं, डीएनए के जिस स्ट्रैंड का आप यूज कर रहे हैं उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। उसको आप क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जरा सी इस बात को समझ लेते हैं। डीएनए का जिस स्ट्रैंड का यूज किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए दो स्ट्रैंड है, ये पहला स्ट्रैंड ये दूसरा स्ट्रैंड, तो डीएनए के जिस स्ट्रैंड का यूज कर रहे हो, मान लो कि मैं इस स्ट्रैंड का यूज कर रहा हूं, तो इसको हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलूंगा, और उसके ऊपर वाला जो स्ट्रैंड रहेगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाएगा। देखो दो बातें हो गई, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा क्या बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये दो बातों का अपने को ध्यान रखना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका यूज किया जा रहा है, और दूसरा वाला क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये बात को अपने को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। चलिए
तो यहाँ पर ओनली वन स्ट्रैंड डीएनए का यही बोला गया है। इसके बाद बोला गया है कि उसी को आप यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, उसी को आप टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं। तो डीएनए का मतलब जो स्ट्रैंड यूज में आ रहा है उसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया है कि यहाँ पर आप देखेंगे जरा, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जरा देख लीजिए एक बार। देखो यहाँ क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है लाइक बैक्टीरिया, अगर ये मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो बैक्टीरिया और ये मान लीजिए कि उसका मतलब फ्लैजेला वगैरह है, ठीक है, जिससे वो लोकोमोशन वगैरह करेगा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोइड होता है, आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें परफेक्ट ना बोला जाए, ना परफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ना परफेक्ट बोला जाए न्यूक्लियस वगैरह, मतलब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सारी चीज इसमें पाया नहीं जाता है। तो इसमें याद रख लेना वो एरिया जहां पर क्या रहता है, जहां पे डीएनए प्रेजेंट रहेगा, जहां पे डीएनए प्रेजेंट रहेगा उसको क्या बोला जाता है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि जो हमारा डीएनए रहता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड में पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमारा सेल, हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स वगैरह उसमें मौजूद रहेंगे। तो वही बोला है कि डीएनए जो रहेगा उसके अगर मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल रहता है उसमें जो डीएनए रहेगा वो न्यूक्लियोइड्स में प्रेजेंट होगा, जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। और इसलिए हमारे यहाँ मतलब हमारे यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो अंडर द न्यूक्लियस होती है। ये बात अपने थोड़ा हमको पता होना चाहिए। चलिए यही बात को लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस जबकि ट्रांसलेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। वही बात को बताया है कि अगर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो न्यूक्लियस में परफॉर्म होता है, जबकि ट्रांसलेशन जो रहता है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। इसको लेकर के आपको थोड़ा बातें पता होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको डीएनए चाहिए, तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, मेनली डीएनए आप देखेंगे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अलावा भी ऐसे 2-3 ऑर्गेनल्स हैं जो अपने अंदर, जैसे कि आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि आप देख लेंगे एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा साइटोप्लाज्म वगैरह हो गए, साइटोप्लाज्म नहीं सॉरी क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो गया, तो वो सब अपने अंदर डीएनए कैरी करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो अपने अंदर डीएनए को कैरी करते हैं और न्यूक्लियस भी डीएनए को कैरी करता है। ठीक है, तो जो हमारा डीएनए का मतलब ये होगा, आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कहाँ होगा, क्योंकि उसको डीएनए की जरूरत होती है तो न्यूक्लियस में परफॉर्म होगा। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए मेनली टीआरएनए वगैरह चाहिए रहता है। टीआरएनए के अलावा आप देखेंगे बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह चाहिए रहते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। तो इसलिए जो दूसरा प्रोसेस रहेगा वो साइटोप्लाज्म यानी ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। तो यही बात दिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन अगर होगा इन द न्यूक्लियस में, जबकि ट्रांसलेशन अगर होगा इन द साइटोप्लाज्म में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे यहां पर याद रख लेना कि ट्रांसक्रिप्शन जहां से मतलब जहां से ये स्टार्ट होगा, ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रमोटर साइट बोलते हैं, मतलब जहां से शुरुआत हो रही है, और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है उसको हम टर्मिनेटर साइट बोलते हैं। एक प्रमोटर साइट, दूसरा टर्मिनेटर साइट। जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है, मतलब डीएनए के जिस पार्ट से ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रहा है उस जगह को क्या बोला जाएगा, प्रमोटर साइट, और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर साइट, सॉरी इनिशिएटर साइट और प्रमोटर साइट और यहाँ पर टर्मिनेटर साइट। तो वही बात को लिखा गया, ट्रांसक्रिप्शन जहां से स्टार्ट होगा डीएनए में उसको आप प्रमोटर साइट बोल देंगे, और जहां पे स्टॉप होगा उसको टर्मिनेटर साइट बोल देंगे। अभी बस एक बार ऊपर हम लोग वो देख रहे हैं, मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाद में हम लोग एक बार पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। तो प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट। इसके बाद बोला गया है कि ट्रांसक्रिप्शन में मेनली 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, एक इनिशिएशन, एक उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन, मतलब जीन वगैरह का स्ट्रक्चर करना, और उसके बाद आप देखेंगे फाइनली टर्मिनेशन। एक इनिशिएशन, एक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब जीन को स्ट्रक्चर करना, और देन फाइनली क्या होगा, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो देखते हैं एक एक पॉइंट को, क्या होगा इनिशिएशन और क्या होगा इलोंगेशन और क्या होगा टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज, देखो आरएनए पॉलीमरेज ही रहेगा जो इनिशिएटर के पास जाकर अटैच हो जाएगा। डीएनए के इनिशिएटर के पास जाकर पहले अटैच जो होगा वो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज जाकर अटैच होगा, एंड देन क्या होगा कि दूसरा इलोंगेशन मतलब वो इलोंगेट हो जाएगा। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड रहेंगे वो दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हो जाएंगे, जो आपस में अटैच थे वो सेपरेट वगैरह हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद क्या होगा, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ये रहेगा, जैसे मान लीजिए जो डीएनए वाले पहले ही आपस में अटैच थे, मान लीजिए डीएनए के स्ट्रैंड थे,
ये आपस में अटैच थे, इलॉन्गेशन देखो। अब यहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा जिसकी वजह से ये जो क्या होगा, ये आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और अब यहाँ पर जो अटैच होगा वो इलॉन्गेशन मतलब इसे इलॉन्गेशन में आएगा और ये अटैच है। देखो ये होगा क्या, ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा और जब वो टर्मिनेशन एंड पे पहुंचेगा, टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा, तो टर्मिनेटर एंड के पहुंचने के बाद अब इसी जब ये इधर से इधर सरक रहा है, इसको जब यहां से यहां ये सरक रहा है मतलब अपने आप को मूव कर रहा है टुवर्ड्स द टर्मिनेटर, मतलब जो इनिशिएटर से टर्मिनेटर जब ये मूव हो रहा है उसी दौरान अपना क्या होता है, अपना एमआरएनए भी फॉर्मेशन होता रहता है, अपना एमआरएनए भी फॉर्मेशन होता रहता है। और जैसे ये टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा जो हमारा एमआरएनए रहेगा वो फ्री हो जाएगा और फ्री होकर रिलीज हो जाएगा और इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी। तो यही है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है अपने अंदर 3 स्टेजेस को रखता है, एक इनिशिएशन मतलब जहां से शुरुआत होगा, एक इलॉन्गेशन और दूसरा आप देखेंगे टर्मिनेशन। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब एक पॉइंट नया है जिसको आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट क्या होगा, डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी कोडिंग हो रही है यानी जिसका इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है उसी को आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं। डीएनए का वो सेगमेंट जिसका इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, आसान है, अगर आप थोड़ा मतलब कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीजें और आप अच्छे से आंसर भी लिख पाएंगे एकदम फॉर्मेटिंग में। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी कोडिंग की जा रही है मतलब जिसका इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है उसी को आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे। और जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है वो अपने अंदर 3 चीज को रखता है, बहुत आसान है। ट्रांसक्रिप्शनल देखो, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो मेनली तीन मतलब स्टेजेस में परफॉर्म होता है। सबसे पहले इनिशिएशन, फिर इलॉन्गेशन और फिर टर्मिनेशन। इसके बाद आप देखेंगे कि मैं बात कर रहा हूं एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, यानी डीएनए का वो सेगमेंट जिसका एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन होने जा रहा है, यानी जिसका एक्चुअली में इंफॉर्मेशन जो है वो एमआरएनए पे ट्रांसफर होने जा रहा है। डीएनए का वो मतलब सेगमेंट जिसका ट्रांसक्रिप्ट मतलब इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ट्रांसफर होने जा रहा है, वही एक्चुअली में क्या है, उसी को ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलेंगे। अब मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो रहेगा वो अपने अंदर 3 चीज को कैरी करता है। देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले इनिशिएटर, दूसरा आप देखेंगे कि स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा आप देखेंगे कि प्रमोटर। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये इनिशिएटर, इसके बाद क्या होगा, यहां पर ये है टर्मिनेटर और बीच में जो पार्ट है वो क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो इनिशिएटर जो रहेगा वो हमेशा 5' पे होगा और जो टर्मिनेटर होगा वो हमेशा 3' पे होगा। और इसके अलावा ये जो इनिशिएटर होता है इसको अप स्ट्रीम भी कहा जाता है, अप स्ट्रीम। और जो अपना दूसरा वाला टर्म रहता है उसको डाउन स्ट्रीम कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम 3' एंड पे। तो होगा क्या, जब ये इनिशिएटर से जो हमारा एमआरएनए रहेगा, सॉरी जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज रहेगा, जो क्या होगा 5' पे पहले आके अटैच होगा, यानी अप स्ट्रीम पे आके अटैच होगा और अप स्ट्रीम से कहां, डाउन स्ट्रीम की ओर मूव करने लगेगा। और जब क्या होगा, जब ये अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर यानी इनिशिएटर से टर्मिनेटर, ये है अप स्ट्रीम यानी इनिशिएटर, ये है 3' यानी डाउन स्ट्रीम यानी कि टर्मिनेटर। तो जब इनिशिएटर से टर्मिनेटर की ओर मूव होने लगेगा उस दौरान आप देखेंगे कि हमारा एमआरएनए भी सिंथेसिस हो रहा है। जो हमारा एमआरएनए है वो भी क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। और आप देखेंगे ये एमआरएनए है, ठीक है। होगा क्या कि एमआरएनए का भी सिंथेसिस हो रहा है और जैसे ही जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर एंड पे पहुंचेगा तो हमारा जो एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, एमआरएनए फुल्ली फॉर्म्ड होगा और फाइनली रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। यही बात को यहाँ पे लिखा गया है कि जब हमारा आरएनए जो है पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएटर से मूव होने चालू हो जाएगा, कहां, टर्मिनेटर की ओर। तो होगा क्या, फाइनली जब वो टर्मिनेटर पे पहुंच जाएगा तो जो एमआरएनए रहेगा वो फुल्ली फॉर्म्ड रहेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी वहां से अटैक डिटैच हो जाएगा, निकल जाएगा और फिर कहां चला जाएगा, ट्रांसलेशन के लिए जाएगा, कहां पर, साइटोप्लाज्म में, और वहां फिर अलग प्रोसेस चलेगी। यही बात को लिखा है। आगे की बात थोड़ी सी है वो क्लियर कर लेंगे कि पहले ये समझ लेते हैं। तो टर्मिनेटर क्या होता है, मैंने बताया कि यहाँ पर ये डाउन स्ट्रीम होता है, आप नॉर्मली देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें हैं। प्रमोटर के बारे में हमने देख लिया कि 5' एंड होता है और अप स्ट्रीम होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रमोटर एंड बोलते हैं, जो कि क्या होगा, इनिशिएटर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो रहेगा वो सबसे पहले आकर इनिशिएटर पे बाइंड हो जाएगा, यानी मतलब बैठ जाएगा और उसके बाद फिर वहां से वो आगे की ओर मूव होने लगता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए हैज द अपोजिट पोलैरिटी, यानी ध्यान दीजिए जरा,
एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट जो रहेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट तो शुरू में हमने देख लिया कि पहला जो जहां जिस पे कोडिंग हो रही है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा, उसके अपोजिट जो रहेगा वो किसका काम करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेगा। तो वही बात को लिखा गया है कि डीएनए स्ट्रैंड जो रहेगा, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज अ अपोजिट पोलैरिटी, मतलब एक जो रहेगा, देखें एक जो रहेगा, अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो 5' से 3' है, तो दूसरा जो रहेगा वो 3' से हमेशा 5' रहता है। वही बोला जा रहा है कि डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो आपस में अपोजिट पोलैरिटी को रखता है। आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज में, यानी आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हमेशा जब पॉलीमराइजेशन करेगा, पॉलीमराइजेशन मतलब कि एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा, तो हमेशा कहां से कहां करेगा, 5' से 3' करेगा, हमेशा 5' से 3' करेगा। क्योंकि वो हमेशा 5' से 3' करेगा, जरा एक बार देखिए इस बात को समझिए। 3' एंड देन 5'। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन जो करेगा वो हमेशा कहां से कहां करेगा, तो 5' से 3' करेगा। क्योंकि 5' से 3' करेगा तो इसका यूज करेगा, तभी तो यहाँ 5' और यहाँ 3' होगा। तो कुछ इस तरीके से, मतलब ये तो डिटैच हो गया है तो ये अलग हो चुका है, तो इस तरीके से वो आरएनए जो है वो अपना मतलब फॉर्मेशन करेगा इसके साथ में, ठीक। तो इसी बात को बोला जा रहा है। अब क्योंकि ये हमेशा मतलब ये 5' से 3' चल रहा है, तो जो डीएनए वाला रहेगा वो 3' से 5' चलेगा, और उसके अपोजिट मतलब जो उसके अलावा जो स्ट्रैंड है जिसको कोडिंग स्ट्रैंड, इसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, इसका नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। देखिए जिसका यूज हो रहा है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जिसका यहां पर आप देखेंगे जिसका मतलब जो इसके अलावा है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला है, उसको आप कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, और इसको जो बन रहा है यानी आरएनए जो बन रहा है उसको आप सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। मैंने 2-3 बातें बता दिया है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके डीएनए का वो सेगमेंट जिस पे कोडिंग हो रही है, मतलब जिसका इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, वो क्या है, तो वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। उसके अपोजिट जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जिसको कोडिंग स्ट्रैंड भी बोला जाता है। और इसके अलावा एमआरएनए जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सीक्वेंस, उसको आप कोडिंग स्ट्रैंड बोल सकते हैं। देखते हैं, यही सारी बातें हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है कि डीएनए के जिस पे वो हो रहा है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाएगा, जो दूसरा वाला रहेगा उसको क्या, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोला जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मतलब बचा हुआ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, उसको ही क्या बोला जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाएगा, और इसके अलावा जो एमआरएनए जहां पर बन रहा है उसको सेंस स्ट्रैंड बोला जाएगा, यानी ये वाला पार्ट। तो एक क्या रहेगा आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरा क्या रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी कोडिंग स्ट्रैंड, और तीसरा क्या रहेगा आपका यहाँ पे जो बीच में है जहां पर एमआरएनए फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है। इसके बाद यहाँ पर ये तो हमारा यहाँ पर मतलब ये हो गया कि आरएनए फुल्ली फॉर्म्ड हो चुका है, और जहां पर आरएनए फुल्ली फॉर्म हो चुका है वहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म हो चुका है। लेकिन बात ये आती है कि क्योंकि देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जीन होता है, जीन क्या है, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। तो जो जीन होता है वो अपने अंदर दो चीजों को कैरी, मतलब दो तरीके के सीक्वेंस को कैरी करता है। एक ऐसा सीक्वेंस जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन रखता है जिसको आप देखेंगे 5' कहा जाता है, और एक दूसरा सीक्वेंस जो अपने अंदर क्या कैरी करता है, किसी तरीके के इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है, जिसको नॉन कोडिंग कहा जाता है। एक कोडिंग स्ट्रैंड और मतलब एक कोडिंग सेगमेंट और एक नॉन कोडिंग सेगमेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जरा ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कि ये जीन है, हाँ, तो यहाँ पर जीन का मान लीजिए इतना सेगमेंट जो है वो कोई कोड को कैरी कर रहा है, फिर इतना सेगमेंट किसी कोड को कैरी, देखो यहाँ तक मान लीजिए सेगमेंट कोई है और वो डीएनए के मतलब एक इंफॉर्मेशन को, एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, फिर इतना किसी काम का नहीं है। उसके बाद फिर इतना कैरी कर रहा है कोई न कोई इंफॉर्मेशन, फिर इतना किसी काम का नहीं है, फिर इतना कुछ कैरी कर रहा है और इतना किसी काम का नहीं है। मामला ये है कि क्योंकि ये डीएनए के पास ऐसा ही था तो एमआरएनए इस पे सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एमआरएनए इसी पे फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो जो एमआरएनए रहेगा उसके अंदर भी ये क्या चला जाएगा, सही बात है, उसके अंदर भी ये कोडिंग चली गई है, उसकी वो भी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं, क्योंकि अपने अंदर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी खासियत को नहीं रखता है। तो इसको क्या करना है, निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, अब एमआरएनए जब बनकर आ जाता है तो एमआरएनए बनकर आ गया, अब इसके अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट है जो किसी काम के नहीं है।
अब इस सेगमेंट को क्या करना है, अलग करना है। तो इस सेगमेंट को अलग करने के लिए बहुत सारे मेथड है, जैसे कैपिंग मेथड। कैपिंग मतलब होता है कि टोपी पहना देना, तो जितने लोग मतलब काम के नहीं है उनको टोपी पहना दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिंग मेथड हो गया, टेलिंग मेथड हो गया, कटिंग मेथड हो गया, स्प्लाइसिंग मतलब वही कट कर देना, स्प्लाइस कर देना, ये सब बहुत सारे मेथड है जिसकी वजह से आप इंट्रॉन्स देख लीजिए क्या होते हैं। जो नॉन कोडिंग सेगमेंट होता है उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है, और जो कोडिंग सेगमेंट होता है उसको एक्सॉन कहा जाता है। देखिए ये है एक्सॉन, एक्सॉन जो कि क्या है, कोडिंग सेगमेंट, कोडिंग सेगमेंट। और जो दूसरे वाले सेगमेंट होते हैं मतलब जो क्या होते हैं, किसी काम के नहीं है, आप देखिए मतलब उनके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखा जा रहा है, मतलब नॉन कोडिंग सेगमेंट है, उनको आप इंट्रॉन्स बोलते हैं, उनको हम इंट्रॉन्स बोलेंगे। तो एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग सेगमेंट होते हैं, और जो यहाँ पर नॉन कोडिंग सेगमेंट होते हैं उनको इंट्रॉन्स बोला जाता है। और हमको इंट्रॉन्स को क्या करना है, रिमूव करना है, किसमें से, एमआरएनए में से। वो आया कहां से है, तो डीआरएनए में से। डीएनए में से एमआरएनए पे सिंथेसिस हो चुका है, और क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन को नहीं कैरी कर रहा है, तो फाइनली हम वेरियस मेथड वगैरह यूज करते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ वही लिखा है कि आप देखेंगे जीन जो होता है वो अपने अंदर नॉन कोडिंग सेगमेंट इंट्रॉन्स और कोडिंग सेगमेंट एक्सॉन को कैरी करता है, और एक्सॉन जो होता है वो केवल वही काम का होता है। तो जो एमआरएनए होता है वो केवल किसको प्रोसेस करता है, केवल एक्सॉन्स को, मतलब उसी को लेकर के जाता है, बाकी किसी को लेकर नहीं जाता है। बाकी ये बोला गया है कि एमआरएनए में से कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिसका यूज करके हम इंट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट और बताया सिस्ट्रॉन के बारे में। सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जिसकी एक्चुअली में कोडिंग हो रही है। डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी एक्चुअली में कोडिंग परफॉर्म की जा रही है, उसी को आप क्या बोलते हैं, उसी को आप सिस्ट्रॉन बोलते हैं, उसी को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक सिंगल प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्योंकि सिंगल सेल्स हैं तो उसमें एट ए टाइम केवल एक ही मतलब डीएनए जो है उसका ये होता रहता है, मतलब कोडिंग होती रहती है, तो उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्योंकि यूकैरियोटिक सेल से, यूकैरियोटिक सेल में एट ए टाइम ढेर सारी जगह मतलब ढेर सारे डीएनए का क्या हो सकता है, आप कोडिंग वगैरह चालू रहता है, उनकी कोडिंग वगैरह होती रहती है, मतलब उनका इंफॉर्मेशन कैरी होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब ये हमने एक बार ऊपर से सब कुछ देख लिया है, तो एक बार हर एक चीज देखते हैं, और आपको फिर अगर मतलब मुझे लगेगा कि कोई चीज छूट रही है तो हम एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस देख लिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन यूजफुल फॉर आवर बॉडी, अपने बॉडी के ग्रोथ वगैरह के लिए, अपने बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए प्रोटीन का सिंथेसिस हमारी बॉडी में जरूरी है। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है उसमें मेनली दो प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एक सेंट्रल डोग्मा नाम का प्रोसेस है जो अपने अंदर दोनों स्ट्रक्चर को मतलब दोनों प्रोसेस को रखता है। मतलब एक सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से लेकर पॉलीपेप्टाइड बनने तक के पूरा एक जो पूरा प्रोसेस होता है उसको आप सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। इसमें मेनली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए पे ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है उसी को आप ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और एमआरएनए का जो मतलब ये है, एमआरएनए का हेल्प से पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसी को आप ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये कहां परफॉर्म होता है, तो न्यूक्लियस में परफॉर्म होता है, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो कहां परफॉर्म होता है, तो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। तो ये दो बातें अपने को पता है। अब देखते हैं थोड़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहली बात मैंने बता दी है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए के दो स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड का यूज में आता है, और जो डीएनए का स्ट्रैंड यूज में आ रहा है उसको ही आप क्या बोलते हैं, उसी को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि वो क्या मतलब उसी का इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है एक्चुअली में, मतलब ये लिया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो उसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि डीएनए में आपको पता होगा क्योंकि दो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए मतलब वो एरिया जहां पे डीएनए मतलब फैला हुआ रहता है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी बातें प्रेजेंट नहीं होती हैं। लेकिन जो आपका आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, तो इस वजह से आप क्या बोलेंगे कि उसमें जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। तो यही बोला डीएनए जो रहता है न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा यूकैरियोटिक सेल में। फिर क्या बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में परफॉर्म होता है, जबकि ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है। यही बात जो यहाँ पर थी वही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पर बोला गया है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा मतलब एक होता है, देखो जहां से डीएनए के जिस पार्ट से शुरू हो रहा है उसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा, प्रमोटर साइट, और जहां पर ये खत्म हो रहा है उसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनेटर साइट। तो प्रमोटर साइट और टर्मिनेटर साइट, ये दो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो है अपने अंदर मेनली 3 स्टेजेस को इन्वॉल्व करता है। एक इनिशिएशन यानी शुरुआत, और दूसरा देखेंगे आप इलोंगेशन यानी इलोंगेट होना, और तीसरा देखेंगे टर्मिनेशन यानी टर्मिनेट होना। इनिशिएशन मतलब जब ये प्रोसेस शुरू होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आकर 5' एंड पे अटैच हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे आप कि इलोंगेशन जो रहेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे मतलब जो डीएनए रहेगा वो अपने मॉलिक्यूल्स अपने मतलब बॉन्डिंग वगैरह को ब्रेक करेगा। टर्मिनेशन जो रहेगा वहां पर क्या होगा, 3' एंड पे जब वो पहुंच जाएगा तो वहां पर ये सारी चीजें स्टॉप हो जाएंगी, मतलब जो एमआरएनए रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्ट सेगमेंट। देखो इलोंगेशन और टर्मिनेशन क्लियर हुआ। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो मैंने बताया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का कि डीएनए का वो सेगमेंट जिसका एक्चुअली में पूरा डीएनए का तो वो नहीं होता रहता, पूरा डीएनए का इंफॉर्मेशन नहीं वो होता रहता है। डीएनए का वो सेगमेंट जहां पर क्या होता है, जो अपने अंदर मतलब जिसका एक्चुअली में कोडिंग चालू है, जिसका एक्चुअली में ये ट्रांसक्रिप्शन चालू है, उसको ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोला जाता है। जिसमें आप देखेंगे कि मतलब जिसका इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है उसी को ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोला जाता है। अब जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है यानी डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट होता है वो अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है उसको आप क्या बोलेंगे, वो अपने अंदर मतलब उसको ही जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसको आप देखेंगे तो मेनली क्या है, उसमें आपको 3 चीजें दिख जाएंगी। एक सबसे पहले शुरुआत में जो रहेगा इनिशिएटर आप देखेंगे यहाँ पर कि जिसको प्रमोटर भी बोला गया है, और इसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये इनिशिएटर यानी प्रमोटर, इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन जहां पे जीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, और उसके बाद देखेंगे टर्मिनेटर। ये 3 स्टेजेस होंगे पूरे। इनिशिएटर मतलब आरएनए का पॉलीमरेज यहां पर आकर अटैच हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे जीन फॉर्म मतलब जीन का जो इंफॉर्मेशन रहेगा, डीएनए का जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो एमआरएनए पे ट्रांसफर होगा, और उसके बाद फाइनली क्या होगा, जब इस रीजन पे वो पहुंचेगा यानी ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब इस रीजन से यानी प्रमोटर से टर्मिनेटर पे जब पहुंचेगा यानी 5' एंड से 5' एंड को प्रमोटर रीजन बोला जाता है और 3' एंड को टर्मिनेटर रीजन बोला जाता है। 5' को अप स्ट्रीम भी बोलते हैं, 3' को डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये 5' से जब 3' पे जाएगा तो फाइनली क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा और एमआरएनए आपका फ्री हो जाएगा। तो वही बात को लिखा गया है कि 3 स्टेजेस होते हैं। प्रमोटर क्या होगा, जो कि 5' एंड पे होगा, उसको आप स्ट्रीम भी बोलते हैं, वहां पे हमने देख लिया। इसके अलावा इट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट, यहाँ पर आरएनए जो रहेगा पॉलीमरेज आकर यहीं पे बाइंड हो जाएगा, बंध जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है कि जो प्रमोटर रीजन होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है, यहीं पे आके सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है। इसके बाद जो डीएनए का स्ट्रैंड, मैंने बताया कि 3 स्ट्रैंड होते हैं, जिससे अटैच रहेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, उसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड जो रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा जिसको कोडिंग स्ट्रैंड बोला जाता है। और फाइनली आप देखेंगे कि जो आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है उसको आप सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे, सेंस स्ट्रैंड। तो यहाँ पर वही बात को लिखा गया है कि डीएनए का स्ट्रैंड हैज अपोजिट पोलैरिटी, मतलब एक 5' से 3' रहेगा तो दूसरा 3' से 5' रहेगा। आरएनए का पॉलीमराइजेशन जो होगा वो हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में होगा, इसलिए डीएनए का कौन सा सेगमेंट यूज किया जाएगा, जो 3' से 5' डायरेक्शन में होगा। यानी मैं 3' से 5' वाले को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलूंगा, जबकि जो आपका दूसरा वाला टर्म है वो आपका आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए 5' से 3' क्या फॉर्मेशन हो रहा है, आपका ये आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब कौन से डीएनए का स्ट्रैंड यूज किया गया है, जो 3' से 5' है। तो बचा कौन सा वाला है, जो 5' से 3' है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये आपका सेंस स्ट्रैंड हो गया, और फाइनली जो ये वाला है ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री, ये मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, जिसको आप कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, जबकि ये आपका क्या है, आप देखेंगे सेंस स्ट्रैंड है, तो जबकि ये क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है।
तो ये बोला है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द अपोजिट पोलैरिटी, यहाँ पर जो कि 5' से हमेशा 3' रहेगा, इस वजह से डीएनए स्ट्रैंड जो कि रहेगा वो क्या करेगा 3' से 5' पोलैरिटी रखेगा, इसकी वजह से जो अपोजिट रहेगा वो 5' से 3' पोलैरिटी रखेगा, जिसको आप क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वाला, जिसको कोडिंग कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड बोला जाएगा। और सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रैंड इज सेम एज द एमआरएनए, जो इसका, क्योंकि सीधी सी बात है ये किससे अटैच हुआ था, इससे, और इसी से निकला है और फाइनली ये अटैच हो गया है, तो इसका सीक्वेंस जो रहेगा और इसका जो सीक्वेंस रहेगा बेसिस का वो दोनों सेम रहेंगे। यानी एक चीज आपको याद रखना है, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है, कि भाई जो इसका बेसिस रहेगा यानी कोडिंग स्ट्रैंड जो रहेगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड जो रहेगा और जो ये रहेगा ये दोनों ही क्या रहेंगे, मतलब अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या बोला, कोडिंग स्ट्रैंड, वही सारी चीज, सीक्वेंस ऑफ दिस स्ट्रैंड इज द सेम एज द आरएनए एंड दिस स्ट्रैंड इज आल्सो कॉल्ड द कोडिंग स्ट्रैंड, और जो एमआरएनए बन रहा है उसको आप सेंस स्ट्रैंड बोलेंगे। ये सारी चीज अपनी क्लियर हो गई है। देन टर्मिनेटर के बारे में बताया गया है कि उसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है, 3' एंड पे अटैच रहता है, और इसके अलावा यहीं पे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो रहेगा वो एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो रहेगा वो बाइंडिंग हो जाएगा किस पे, इनिशिएटर पे, और उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, मूविंग करना स्टार्ट कर देगा, कहाँ पहुंच जाएगा, टर्मिनेटर पे। जब टर्मिनेटर पे पहुंचेगा तो फाइनली क्या होगा, जो एमआरएनए रहेगा वो पूरी तरीके से फॉर्म हो चुका रहेगा, और फॉर्म हो चुका रहने की वजह से वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, जो एमआरएनए रहेगा वो रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ सिस्ट्रॉन नाम के पॉइंट को बताया है, तो सिस्ट्रॉन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट जिसकी कोडिंग होती रहती है वो सिस्ट्रॉन होता है। और क्योंकि मैंने बताया प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मतलब एक ही डीएनए वगैरह रहता है, और जबकि हमारे अंदर क्या है कि आप देखेंगे बहुत बड़ा सेगमेंट, मतलब डीएनए का न्यूक्लियस वगैरह होता है। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में एट अ टाइम केवल एक ही मतलब सिस्ट्रॉन जो रहता है उसका इंफॉर्मेशन कैरी होता रहता है, डीएनए का सेगमेंट का इंफॉर्मेशन जो रहेगा वो ट्रांसफर होता रहता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक टाइम पे एक से ज्यादा डीएनए का जो सेगमेंट रहता है उसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप यहाँ पर पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलेंगे। लास्ट पॉइंट, जीएनए हैज, यहाँ पर जीन का मतलब जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो अपने अंदर क्या कर रहा है, नॉन कोडिंग सेगमेंट को कैरी कर रहा है, जो अपने अंदर नॉन कोडिंग सेगमेंट को कैरी कर रहा है उसको आप सिस्ट्रॉन या उसको आप इंट्रॉन्स बोलेंगे। और डीएनए का वो सेगमेंट मतलब जीन का वो सेगमेंट, वो पार्ट जो अपने अंदर क्या कैरी कर रहा है, अपने अंदर कोडिंग इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेटिव पार्ट को कैरी कर रहा है, कोडिंग सेगमेंट को कैरी कर रहा है, उसको आप एक्सॉन बोलेंगे। इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग सेगमेंट, और यहाँ पर एक्सॉन्स क्या है, कोडिंग सेगमेंट। तो जो हमारा एमआरएनए रहता है वो नॉन कोडिंग सेगमेंट को ले जाके करेगा क्या, तो क्या करता है फाइनली, जो एमआरएनए, देखो यहाँ पर तो पूरा बन गया है, एमआरएनए जो है वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को लेकर चला जाता है, लेकिन फाइनली क्या होता है यहाँ पर, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिसका यूज करके आप इंट्रॉन्स को एमआरएनए से रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे।